हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूरियोसिटी बॉक्स। लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्टिन्यूम थ्योरम देखा, हमने न्यूटन नंबर के बारे में पढ़ा, हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे थर्मोमेट्री के बारे में। इससे पहले मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक पिछले लेक्चर्स में नहीं पढ़े हैं तो आप प्लीज उसे एक बार जाकर देखिए और वहां से जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो थर्मोमेट्री में आज आपको पढ़ाने वाली हूँ उसका पूरा बेसिस जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही लाया करता है। लेकिन फिर भी मैं स्टार्ट में एक छोटा सा आपको फिर एक बार रिवाइज कर देती हूँ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था क्या। ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टार्ट। देखिए, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक सिंपल सा लॉ था जो कि बोलता है कि अगर हमारी एक बॉडी है ए, बी और सी, हमारे पास तीन बॉडीज है ए, बी और सी। ठीक है, अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मैंने आपको बताया था कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर दो बॉडीज हैं तो बेसिकली उनका टेम्परेचर सेम होगा। ठीक है, अगर ये मैं आपको थर्मल इक्विलिब्रियम डिटेल में पहले ही समझा चुकी हूँ। ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग हमारी ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी, जिसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर ऑफ ए विल बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। अगर हम इसे और एक सिंपल लैंग्वेज में देखें तो ये देखिए, हमें पता है कि ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो टी ए विल बी इक्वल टू टी बी। हमें पता है टी बी इज इक्वल टू टी सी, क्योंकि वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो जीरोथ लॉ बोलता है कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब ये होगा कि टी ए विल बी इक्वल टू टी सी, मतलब टेम्परेचर ऑफ ए विल बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। यही है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे एक्चुअल पार्ट पे, जहां हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज थर्मोमेट्री। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट थर्मोमेट्री। इससे पहले मैं थर्मोमेट्री स्टार्ट करूं, मैं आपको बताती हूँ कि थर्मोमेट्री है क्या। थर्मोमेट्री एक साइंस है जिसमें हम टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली टेम्परेचर मेजरमेंट को के लिए जो स्टडी, टेम्परेचर मेजरमेंट की जो स्टडी है उसे हम थर्मोमेट्री कहते हैं। तो थर्मोमेट्री की अगर डेफिनेशन आपसे कोई पूछे तो क्या लिखेंगे आप? स्टडी ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। जब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, देखिए अगर आपसे कोई भी पूछे कि जैसे आपसे कोई भी किसी चीज का रेफरेंस पूछे, जैसे जैसे कोई आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछे, तो आप उसे कैसे डिफाइन करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि हाइट से के साथ वैरी करती है और ग्राउंड पे उसे जीरो लिया जाता है। सिमिलरली आपसे कोई काइनेटिक एनर्जी पूछे तो आप बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी तब हमें देखने मिलती है जब हमारा ऑब्जेक्ट किसी ना किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। अगर वो ऑब्जेक्ट जीरो स्पीड पे है, बेसिकली अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो होगी। तो इस तरह आपने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सबको डिफाइन करने के लिए एक रेफरेंस बनाकर रखा है। लेकिन आपने कभी टेम्परेचर का रेफरेंस देखा है? टेम्परेचर के लिए भी जब हम अर्ली टाइम पे, जब पहले स्टडीज चल रही थी टेम्परेचर के ऊपर, तो कोई तब सबसे ज्यादा जो कॉमन फ्लूइड यूज किया जाता था वो था वाटर। तो इनने तो जो तब के साइंटिस्ट थे उन्हें क्या किया कि वाटर को ही हमारा बेसिस बना लिया, हमारा रेफरेंस का, हमारे मतलब स्टडी का वर्किंग फ्लूइड बना लिया, और उसके अकॉर्डिंग ही हमने डिसाइड कर लिया कि हमारे रेफरेंस पॉइंट क्या होंगे। अब किसी भी चीज को आप वाटर को सबसे कम टेम्परेचर, आप मतलब वाटर का टेम्परेचर कब आप देख सकते हैं कि जब वो आइस बन जाएगा तो उसका टेम्परेचर काफी कम हो जाएगा, यानी 0 डिग्री ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा। जब वाटर 1 atm प्रेशर पे रखा हुआ है और 0 डिग्री टेम्परेचर पे है तो वो क्या हो जाएगा? आइस पे बन जाएगा। और अगर वो 100 डिग्री टेम्परेचर पे है तो वो स्टीम बन जाएगा। तो यहीं से हमने हमारे टेम्परेचर स्केल के लिए दो रेफरेंस ले लिए कि वाटर जब आइस के फॉर्म में बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बेसिकली वाटर जब आइस बनना स्टार्ट होगा तो वो 0 डिग्री टेम्परेचर पे रहेगा, और जब वो बॉईल होकर स्टीम बनना स्टार्ट होगा तब वो जो टेम्परेचर रहेगा उसे हमने सिर्फ 0 डिग्री टेम्परेचर बोल दिया। तो इस तरह देखिए, ये यहाँ पर हमने 0 डिग्री टेम्परेचर स्पेसिफाई कर दिया और यहाँ हमने 100 डिग्री टेम्परेचर स्पेसिफाई कर दिया, और यहाँ हमने एक स्केल बना लिया पूरा 0 से लेके 100 तक। इस तरह हमें मिला हमारे टेम्परेचर स्केल का रेफरेंस। ठीक है, अभी इसी रेफरेंस को हम आगे लेकर चलते हैं। अब हमें जब थर्मोमेट्री चल रही थी, ये तो 1954 तक एक मेथड का यूज किया जाता था। हम पहले वो मेथड देख लेते हैं। तो सिंस ये मेथड 1954 के पहले यूज की जाती है तो इसे कहा जाता था
मेथड यूज्ड बिफोर 1954, ठीक है, ओके। तो व्हाट इज दिस मेथड यूज्ड बिफोर 1954? इसके अकॉर्डिंग इनने दो रेफरेंस पॉइंट लिए, एक था आइस पॉइंट जहां पर जो कि डिफाइन किया गया जब हमारा वाटर आइस में कन्वर्ट कर जाएगा यानी 0 डिग्री टेम्परेचर, और दूसरा हमारा रेफरेंस पॉइंट लिया गया स्टीम पॉइंट जो कि था हमारा 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ओके। तो इस तरह हमने दो रेफरेंस पॉइंट लिया और यहाँ पर हमने अज्यूम किया कि हमारा जो टेम्परेचर का वेरिएशन रहेगा वो एक लीनियर वेरिएशन रहेगा। तो ठीक है, सपोज हमारा टेम्परेचर हम देते हैं थीटा से, तो थीटा विल बी अ फंक्शन ऑफ, और ये जब थीटा रहेगा और जब साइंटिस्ट ने इसमें एक्सपेरिमेंट्स किए तो इन्हें पता चला कि टेम्परेचर जो है वो फंक्शन है थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज का। मैं आपसे थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है, आपको पता होगा कि थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज होती क्या है, मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका है। अगर आपने अभी भी उसे नहीं देखा है तो पहले आप जाके वो लेक्चर देखिए और सारे आप समझिए कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होती क्या है, मैंने वहां सब कुछ डिस्कस किया है आपसे, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। साइंटिस्ट ने देखा कि जो हमारे टेम्परेचर है वो एक लीनियर फंक्शन है थर्मोडायनामिक कोई भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी का। उसको उन्होंने अज्यूम कर लिया कि टेम्परेचर इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ, assumed that temperature is a linear function of thermodynamic property, ओके। अभी ये प्रॉपर्टीज हमें ऐसी प्रॉपर्टीज चूज करनी पड़ेंगी जिसकी वैल्यूज हमें आइस पॉइंट और जीरो और स्टीम पॉइंट पर पता हो। बेसिकली अगर हम कोई भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जैसे प्रेशर या वॉल्यूम कोई भी चीज अगर लेते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हमारे सिस्टम की वो वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कितनी होगी और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कितनी होगी। अगर हमें ये दोनों वैल्यूज पता है तभी हम किसी इंटरमीडिएट वैल्यू को निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं यहाँ कि हम एक ऐसे देखिए, हम बेसिकली क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं यहाँ हमारा 0 डिग्री टेम्परेचर है और यहाँ हमारी थर्मोडायनामिक जो भी प्रॉपर्टी है, सपोज वो x ले लेते हैं हम, तो उसकी वैल्यू रहती है xi स्टैंड फॉर आइस पॉइंट। और साथ ही जब हमारा 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम पॉइंट रहता है तब हमारी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है xx। अगर हम और जो हमारा टेम्परेचर है वो यहाँ से यहाँ तक लीनियरली वैरी कर रहा होता है, मतलब इस तरह कुछ, ठीक है, लीनियरली वैरी कर रहा होता है। तो आप किसी भी पॉइंट पर लाइन की इक्वेशन यूज करके, आपके पास ये एक लाइन है जिसके आपके दो पॉइंट, जिसमें आपको दो पॉइंट्स पता है कि 100, x और यहाँ 0, xi। और तो आप अगर आपको यहाँ पर इस पॉइंट पर जहां पर आपको टेम्परेचर फाइंड करना है जो आपकी पता नहीं है, अगर आपको इस पॉइंट पर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी की वैल्यू पता है तो आप टेम्परेचर निकाल सकते हैं लाइन की सिंपल इक्वेशन यूज करके। तो ये मेथड इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं कि थीटा इज अ फंक्शन ऑफ ax प्लस b। आपके पास दो कांस्टेंट a और b आपको पता नहीं है, लेकिन आपके पास दो पॉइंट्स नोन है, तो आप इन दोनों पॉइंट्स का यूज करके a और b फाइंड कर लेंगे। और जब आपको a और b की वैल्यूज मिल जाएंगी तब आप थीटा पे की जगह अपना टेम्परेचर रिक्वायर्ड जो आपको पता करना है वो वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू जो आप फाइंड करेंगे वो रखेंगे, x की वैल्यू यहाँ से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां आपको टेम्परेचर की जरूरत है उस पर्टिकुलर पॉइंट में आपकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है ये डिफाइन करेंगे, फिर b वैल्यू जो आप निकालेंगे वो लिख देंगे। तो अगर मैं यहाँ पर एक टेम्परेचर की का डायरेक्ट लीनियर फॉर्म में फॉर्मूला लिख दूं तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो आपको रिक्वायर्ड है इज इक्वल टू हो जाएगा xs माइनस xi होल डिवाइडेड बाय 100 यानी स्टीम पॉइंट माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय x जो हमारी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी नोन है माइनस x दैट इज जो प्रॉपर्टी हमारी है आइस पॉइंट पे, ठीक है। ये हो जाती है हमारी मेथड बिफोर 1954। इससे पहले मैं आपसे डिस्कस करूं कि हमें आफ्टर 1954 हम क्या मेथड यूज करते थे, एक बार पहले हम इसमें समझ तो लें कि हमारी इस मेथड में प्रॉब्लम क्या थी। देखिए, जब हमारा एक कोई भी आइस पॉइंट रहता है तो आइस पॉइंट हम डिफाइन कैसे करते हैं। आइस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जब हमारा जो ये आइस क्यूब इस सराउंडिंग में रखा हुआ है ये अपनी आसपास की एयर के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा। जब आप जिस पॉइंट पर हम आइस पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं और यहाँ की जो एयर है उसमें जो वाटर है वो सैचुरेटेड रहेगा, मतलब उसमें ये बेसिकली जब हम आइस पॉइंट जिस पॉइंट में डिफाइन कर रहे हैं उस पॉइंट पर इस आइस से कोई भी आइस हमारे
सराउंडिंग के एयर के में जो प्रेजेंट मॉइस्चर है उसमें नहीं ऐड हो रही है। तो इसे कैसे समझ रहे हैं आप, मतलब मेरी बात आप समझ रहे हैं कि आप जिस पॉइंट पर आइस पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं उस पॉइंट पर कोई भी हमारा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा होगा। ऐसा पॉइंट अगर हमें अचीव हो जाता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम आइस पॉइंट कहते हैं। सिमिलरली हमारे स्टीम पॉइंट के जैसे साथ भी है। तो आप खुद ही सोचिए कि हमारे ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अगर आप कभी भी आइस बर्फ को फ्रिज में से बाहर निकाल के रखते हैं तो वो कंटिन्यूअसली चेंज करता जाएगा, मतलब वो तुरंत ही स्टार्ट कर देगा मेल्ट होना। आप उसे रोक नहीं सकते कि हाँ अभी आपको आइस पॉइंट डिफाइन करना है तो आपने उसे थोड़ी देर के लिए रोक दिया, तो ऐसा नहीं होता है। यही रीजन है कि हमको यही प्रॉब्लम है कि हम यहाँ पर आइस पॉइंट की स्टेबिलिटी ही नहीं है तो हम उसे डिफाइन ही नहीं कर पाए। यही हमारा ड्रॉबैक था मेथड बिफोर 1954 जो हम यूज करते थे। इसलिए हमें 1954 में एक चेंज की जरूरत पड़ी। सॉरी, ये 1954 नहीं, ये 1984 है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। या यहाँ पर 19 नहीं, यहाँ 1854 आएगा। ओके, दिस इज 1854। तो यही प्रॉब्लम है कि हमें 1854 के बाद हमने देखा कि हमारा आइस पॉइंट तो एक स्टेबल पॉइंट है ही नहीं, तो आपको उसके बाद एक दूसरा मेथड की जरूरत पड़ी। तो हमने उसके बाद एक दूसरी मेथड स्टार्ट की जिसे हम कहते हैं मेथड यूज्ड आफ्टर 1854। आफ्टर 1854। लेकिन इससे पहले मैं ये मेथड डिस्कस करूं, मैं आपसे एक और चीज डिस्कस करना चाहती हूँ जिसे कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, नाउ लेट अस सी कि ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक किसी भी चीज का एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे वो लिक्विड, सॉलिड, आई और गैसियस स्टेट, तीनों स्टेट पे एक बार एक ही पॉइंट पे तीनों स्टेट्स में लाई करता है। बेसिकली अगर कोई भी आपका सब्सटेंस लिक्विड, गैसियस और सॉलिड स्टेट में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाई कर रहा है, मतलब किसी कुछ ऐसी कंडीशंस हम बना दे, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर की वैल्यू पे एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर हमारा जो भी सब्सटेंस है वो एक साथ लिक्विड, गैस और सॉलिड स्टेट पर सिमिल्टेनियसली एग्जिस्ट करता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस पॉइंट की एक ओके, यहाँ पर इस फोटो में आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशंस बनाई गई हैं कि आपका वाटर वहीं आइस फॉर्म में भी है, वहीं लिक्विड फॉर्म में भी है, और ये देखिए आपको छोटे छोटे यहाँ बबल्स दिख रहे होंगे। तो यानी यहाँ पर वो गैसियस फॉर्म में भी लाई कर रहा है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर और कुछ नहीं, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर वो सॉलिड जो कि आइस, लिक्विड यानी वाटर, और गैसियस फॉर्म में यानी वेपर फॉर्म में जो कि यहाँ बबल से आपको दिख रहे हैं, अगर वो तीनों फॉर्म्स पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाई कर रहा है तो वो पॉइंट वाटर का ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। ठीक है, अभी आपको समझ में आया कि व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो अब हम देख लेते हैं कि कितने टेम्परेचर और प्रेशर पे ऐसा पॉइंट लाई करेगा। अगर हम हमारी कंडीशंस ऐसी बना दें कि हमारा टेम्परेचर 273.16 केल्विन हो जाए और हमारा प्रेशर 0.61 किलो पास्कल हो जाए। बेसिकली हम एक ऐसा पॉइंट बनाए, ऐसी कंडीशंस बनाए कि हमारा टेम्परेचर 273.16 रहे और हमारा प्रेशर 0.61 किलो पास्कल रहे। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा जो वाटर है वो तीनों स्टेट्स पे सिमिल्टेनियसली एग्जिस्ट करेगा। इसी को कहते हैं हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ट्रिपल पॉइंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ट्रिपल पॉइंट इज अ पॉइंट एट विच अ सब्सटेंस एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब आते हैं हम कि हम इसे समझ क्यों रहे थे। देखिए, जो हमने अभी पिछला मेथड पढ़ा, जहां हम पिछला मेथड में हमने देखा कि हम दो रेफरेंस पॉइंट्स लेते थे, एक था हमारा आइस पॉइंट और एक था हमारा स्टीम पॉइंट। लेकिन हमें समझ में आया कि आइस पॉइंट एक स्टेबल पॉइंट नहीं होता है। इसलिए 1854 के बाद हमारे साइंटिस्ट ने और रिसर्च की और देखा कि अगर हम आइस पॉइंट की जगह हमारे ट्रिपल पॉइंट को एक रेफरेंस ले, जो कि एक मोर स्टेबल पॉइंट होता है, तो हमारे लिए कैलकुलेशन करना ज्यादा इजी हो जाता है। इसलिए इस मेथड आफ्टर 1854 में हम हमारा रेफरेंस दो पॉइंट आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट दोनों को साथ में लेने के बजाय हम एक अकेले पॉइंट को लेते हैं हमारा रेफरेंस पॉइंट, और जो कि है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और इस पॉइंट पर हम जाके देखते हैं कि हमारा करस्पॉन्डिंग हमारी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। यहाँ पर भी हम टेम्परेचर का एक लीनियर फंक्शन अज्यूम करते हैं उस हमारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। जैसे कि
आप समझिए कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है हमारे पास x और उसकी वैल्यू ट्रिपल पॉइंट पर है xTP। तो सिंस हमारा जो टेम्परेचर है वो लीनियर फंक्शन है हमारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का, जो कि और ये तो हम जानते ही हैं। तो और लेकिन अभी हमारा रेफरेंस पॉइंट सिर्फ एक ही है जो कि है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू थीटा यानी हमारा टेम्परेचर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स। अभी आपको ये पता है कि थीटा टीपी क्या है, मतलब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के ट्रिपल पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है ए पता है, और आपको थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी पता है कि ट्रिपल पॉइंट पर वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कितनी होगी। तो यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए क्या हो जाएगा थीटा टीपी अपॉन एक्स टी टी। यहाँ से यूज करके हम कोई भी आपको, और अभी आपको थीटा टीपी मैंने आपको बताया, थीटा टीपी कितना हो जाता है 273.16 किलो 16 केल्विन। ओके, थीटा टीपी की वैल्यू मैंने अभी आपको बताया कि थीटा टीपी की वैल्यू क्या होती है, थीटा टीपी इज इक्वल टू 273.16 केल्विन। तो यहाँ से आप कोई भी आर्बिट्रेरी टेम्परेचर निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू अब आप यहाँ फॉर्मूले में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगी 273.16 केल्विन अपॉन एक्स यानी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हमारी ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे मल्टीप्लाई बाय थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जिस भी पॉइंट पे हमें टेम्परेचर की नीड है उस पर हम देख लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस। जब मैं आपसे ओवरव्यू डिस्कस कर रही थी तब मैंने आपको बताया था कि थर्मोमीटर ही एक डिवाइस नहीं होती है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम और भी डिवाइसेस का यूज करते हैं। उन डिवाइसेस को यूज हम इस मेथड आफ्टर 1854 के प्रिंसिपल को यूज करके ही हम उन डिवाइसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ हम डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज लेते हैं और उन हर एक बार एक डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं और एक डिफरेंट सेटअप का यूज करते हैं और उसको यूज करके हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। So now let us start with our first one which is constant volume thermometer। ओके, जो ये constant volume thermometer है, यहाँ इसका नाम तो constant volume thermometer है, लेकिन यहाँ जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज की जाती है वो है हमारा प्रेशर। तो यहाँ जो हमारी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी रहेगी वो रहेगी प्रेशर। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए, तो थीटा रिक्वायर्ड थीटा विल बी इक्वल टू 273.16 अपॉन प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर, दैट इज जो भी आपको जिस पॉइंट में आपको चाहिए है उस पॉइंट पे जो प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा हमारा, वो वैल्यू आप वहां पर रख दीजिएगा और आपको आपका रिक्वायर्ड टेम्परेचर मिल जाएगा। दूसरा होता है कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर। ठीक है, जो कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर है यहाँ पर जो हमारी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे वो होगी हमारी वॉल्यूम। ठीक है, आप कभी अगर आपके पास कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको समझाऊंगी कि ये दोनों डिवाइसेस वर्क कैसे करती हैं। थोड़ा इनका जो डिवाइसेस इनको थोड़ा समझाना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इजिली समझ सकते हैं कि जब आप इनको ठीक से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो थर्मोमीटर है यहाँ दो हम प्रेशर हमारी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की तरह यूज करते हैं, लेकिन उस पूरी प्रोसेस मेजरमेंट में जब पूरा टेम्परेचर मेजरमेंट के प्रोसेस के थ्रू आउट हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। सिमिलरली यहाँ सेकेंड वाले में हमारा वॉल्यूम को हम एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की तरह यूज करते हैं, लेकिन थ्रू आउट हमारा प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तो हमारा यहाँ थीटा क्या हो जाएगा 273 इंटू 1.67 अपॉन वॉल्यूम एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम वे जब आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, थर्ड होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। हाँ, और उसका यूज करके हम यहाँ टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो यहाँ हमारी जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज होती है वो होती है रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ हमारी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है रेजिस्टेंस। तो यहाँ थीटा क्या हो जाएगा 273/16 अपॉन रेजिस्टेंस एट द ट्रिपल पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय आर। ओके, अभी आते हैं हमारे फोर्थ टाइप के थर्मोमीटर पे जो कि है थर्मोकपल। थर्मोकपल में हम
ईएमएफ का यूज करते हैं हमारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की तरह, और ये वर्क करता है सीबैक इफेक्ट पे। सीबैक इफेक्ट आप यूजुअली इलेक्ट्रिकल्स में पढ़ेंगे, ये इसके ज्यादा आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए कि थर्मोकपल ईएमएफ पे वर्क करता है, और यहाँ हम थीटा इस तरह लिखते हैं 6-7 अपॉन थर्मोडायनेमिक ईएमएफ एट द ट्रिपल पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय, जब आपका जिस पॉइंट पर आप टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं उस पॉइंट पर ईएमएफ क्या है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा कि ये सीबैक इफेक्ट पे वर्क करता है, और सीबैक उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस इफेक्ट को डिस्कवर किया। अभी आते हैं हम हमारे फिफ्थ टाइप के थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पे, जो कि है लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। ठीक है, ये जो थर्मोमीटर है, ओके, इस थर्मोमीटर में हम एक ग्लास ट्यूब लेते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर लिक्विड को फिल कर देते हैं, और फिर देखते हैं कि उस लिक्विड का लेंथ कितना है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, हम पहले उस लेंथ को एक ट्रिपल पॉइंट पे चेक करते हैं, फिर हमको जिस टेम्परेचर पे हमें टेम्परेचर जो मेजर करना है उस टेम्परेचर पे उस लेंथ को मेजर करते हैं। तो यहाँ जो हमारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हो जाती है वो होता है हमारी लेंथ। ठीक है, तो ये हो गया। अभी थीटा क्या हो जाएगा, 273.16 अपॉन लेंथ एट द ट्रिपल पॉइंट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ओके, तो ये हो जाता है हमारा लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। यहाँ पर आप ये याद रखिए कि आपको हर एक जो भी आप थर्मोमीटर पढ़ रहे हैं, आप उसके करस्पॉन्डिंग की कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, ये आप ध्यान से देख लीजिए। तो ये रही हमारे डिफरेंट तरीके के मेथड जिससे हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। थैंक यू।